जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो इसमें जो है आज हम लोग देखेंगे भारत का परिचय। ये हमारा जो टॉपिक है, इससे जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जो है इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो साथियों, शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो कितना है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 67 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 98 डिग्री 52 मिनट ईस्ट मतलब पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और 65 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 95 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका जो आंसर होगा ए। इसका आंसर कौन सा सही है? आंसर पहला सही है इसका जो है देशांतरी विस्तार जो है, ये देखिए, ये जो है यहाँ से एक रेखा यहाँ पर देशांतर रेखा है और एक यहाँ देशांतर रेखा है। इसका यही तो पूछा गया देशांतरी विस्तार, क्योंकि जो है ये जो रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं बोली जाती हैं, और जो बड़ी रेखाएं होती हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जैसे हमारा ये ग्लोब है, तो ग्लोब में जो रेखाएँ ऐसे होती हैं, ये रेखाएँ देशांतर रेखाएँ हैं, और जो रेखाएँ ऐसे होती हैं ये कौन सी रेखाएँ हैं? तो ये रेखाएं इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो हमसे पूछा गया है देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जो देशांतर रेखाएं हैं, इसका जो एक ये सिरा है, ये रेखा है, ये रेखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये लिखा ना ईस्ट, मतलब ई लिखा मतलब इसका होता है ईस्ट। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के ये जो देशांतर रेखा है, इसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो साथियों, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें जो अक्षांशीय विस्तार की जो है, तो इसको देख लेते हैं। जो अक्षांशीय विस्तार है, ये जो है ये अक्षांशीय विस्तार जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो जो इसका जो ये हो जाएगी रेखा, ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के इसको बोलते हैं 97 डिग्री 25 मिनट। जो ये रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसके बाद जो है हम देख लेते हैं, थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो इसका आंसर होगा ए, कि हमने जो बताया है ऑलरेडी बता चुके हैं हम इसको। क्या कह रहे हैं? जो भारत का देशांतरी विस्तार है, ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है। और जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो हमने बताया है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर सही होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो साथियों इसका जो आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा इसका सी। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा कौन सी है? जो भारत है हमारा, भारत के सबसे अंतिम उत्तरी सीमा कौन सी है, ये भी पूछ सकता है। तो इसमें देख लेते हैं हम। जो भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 96 उत्तरी अक्षांश तक है। ये हमने बता चुके हैं ये पहले इसको। इसके बाद जो है देखते हैं, यदि इसमें द्वीपों को अगर शामिल कर लिया, देखो ज़रा, जैसे हम ये मान ले हमारा नक्शा है किसका? भारत का। ये हमारा क्या है? ये नक्शा भारत का कुछ ऐसे है, ऐसे होता है। तो जो ये रेखा है ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि अगर द्वीपों को भी अगर शामिल कर लिया जाए, जो द्वीप जो हमारे हैं, जैसे अंडमान निकोबार हमारा द्वीप है, तो अगर इसको भी शामिल कर लिया जाए
तो ये कुछ हमारा ऐसे आता है यहाँ तक। तो इसके बाद जो ये रेखा यहाँ पर एक रेखा पड़ेगी, तो ये जो रेखा हो जाएगी ये हो जाएगी 6 डिग्री 4 मिनट, यानी 6 डिग्री 4 मिनट इसको माना जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि द्वीपों को अगर शामिल करके इसका विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के जो ये है ये तो उतनी ही रहेगी, 37 डिग्री 6 मिनट रहेगी ये वाली जो ऊपर की रेखा है। और जो नीचे की है ये, तो ये हो जाएगी 6 डिग्री 4 मिनट द्वीपों को मिला करके। अगर द्वीप को हटा दिया जाए तो सिर्फ तो यहाँ से हो जाएगा ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो वही जो है इसमें कहा गया है कि यदि इसमें हम द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच होगा। क्योंकि जो निकोबार में स्थित भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है, जो निकोबार में स्थित जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कितना है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान कौन सा स्थान है। तो साथियों आप ऑप्शन दिए हैं 10वां, दूसरा, 5वां या 7वां। तो बताइए जल्दी से इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका साथियों आंसर होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो इसके बाद आज थोड़ा चर्चा करते हैं, थोड़ा देखते हैं डिटेल से। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। भारत का जो कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है इसमें। तो सब देखते हैं साथियों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो बड़े देश हैं ये कौन कौन से हैं, भारत से बड़े देश कौन से हैं। तो पहला जो है रूस हो गया, इसके बाद कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया और ऑस्ट्रेलिया। तो पहले नंबर पर अगर सबसे बड़ा देश पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो बड़ा देश हो जाएगा रूस। इसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा कनाडा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे हो जाएगा चीन और 5वें नंबर पे हो जाएगा ब्राज़ील, 6वें नंबर पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा आता है भारत। तो जो भारत का क्षेत्रफल है साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो जो हमारा भारत है, भारत 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश है। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने % है। जो पूरा विश्व है, तो विश्व में जो है जो भूभाग है विश्व का, उसमें जो है भारत का कितने % भागीदारी है ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं, जो ऑप्शन इसके दिए हैं, एक है पहला ऑप्शन है 2.4%, 16.4%, 3.5%, 19.2%। तो साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2.4%। इसके बाद देखते हैं इसमें जो भारत का क्षेत्रफल है वो जो है विश्व के जो क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी, अनुमानित दूरी कितनी है। ये पूछा गया है, लगभग में पूछा गया है कि जो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। तो जैसे हमारे लिए हमारा यह भारत का नक्शा है, तो इसमें जो है पूछा गया है। तो बताइए कि जो ये दूरी है इसकी, ये पूछा गया है। उत्तरी छोर ये है हमारा और दक्षिणी छोर ये है। तो पूछा गया है इसमें से इसके बीच की दूरी कितनी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, 4100 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर या 4800 किलोमीटर। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3200 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए जो इसकी जो ये दूरी है, इसकी अगर देखा जाए तो इसकी जो रियल दूरी है ये दूरी है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। लेकिन इसमें पूछा गया है अनुमानित दूरी, अनुमानित मतलब कितना हो जाएगा, 3200 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर बात करें हम इसकी कि पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा
2933 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। आगे देखते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 3200 किलोमीटर। आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन एक यही बन सकता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितने किलोमीटर होगी। हमने जो बताया है कि 2933 किलोमीटर। साथियों, जो इसमें दिया गया सब जो हमने बता चुके हैं वही पूरा दिया है, इसमें पढ़ लीजिए थोड़ा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर सही हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसका जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ पर है? तो ये जो है यहाँ पर है। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, जो भारत के दो दक्षिणी बिंदु है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। इसका पूर्व नाम है लाहिचिंग। तो इसका पूर्व नाम क्या है? इसका पहले नाम था लाहिचिंग, बाद में इसका नाम पड़ा है इंदिरा पॉइंट। तो इसका पूरा नाम है लाहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट। इसी को बोलते हैं पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या है? पार्सन पॉइंट। यह पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कौन सा है? भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कौन सा है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखते हैं साथियों, इसमें जो है भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि बात वही है, चाहे ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले। तो इसके थोड़ा देख लेते हैं, इसका क्या है पॉइंट जो है इसमें। जो भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में, कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। जबकि मुख्य भूमि से लगा दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए अगर, तो ये है तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी। इसी को बोलते हैं केप कमोरियन। केप कमोरियन इसको बोलते हैं। तो अगर मुख्य भूमि से लगा दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी। और अगर पूछ लिया जाए कि सुदूर मतलब भारतीय दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसके जो ऑप्शन है इसके कन्याकुमारी, रामेश्वर, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद बारे में देख लेते हैं थोड़ा। जो भारतीय सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप। आगे देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत यानी कि मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? देखा, ये जो मतलब हम जो जिसकी चर्चा पहले कर चुके हैं वो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो मुख्य भूमिका। अगर पूछ लीजिए भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, तो हम लोग बताते हैं इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? केप कमोरियन। इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? केप कमोरियन। कन्याकुमारी में है, और कन्याकुमारी कहाँ पर? तमिलनाडु में है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आगे। जो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम छोर है वो है केप कमोरियन, कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है, जहाँ पर भारतीय प्रायद्वीपीय संकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है। जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है, ये जो है 6 डिग्री 7 मिनट
ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। जो 6 डिग्री 7 मिनट जो है ये अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा है, यहीं पर जो है ये इंदिरा पॉइंट है। और ये है कहाँ पर? तो ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से देश जो है, कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है? जो कौन से देश हैं जो हमारे पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं साथियों? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। कौन से देश हैं वो? भारत और श्रीलंका। तो इसमें देख लेते हैं, जो भारत जो और श्रीलंका है, ये जो है पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। इसे पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? जो पाक जलडमरू मध्य है ये कहाँ से सबसे नज़दीक है, यह क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु हमारा जो है ऐसे, जैसे मान लिया ये नक्शा है हमारा, ठीक है, ये नक्शा है भारत का। तो तमिलनाडु यहाँ पर है, तमिलनाडु ये है, और ये है हमारा श्रीलंका। तो जो पाक जलडमरू मध्य है, ये पाक जलडमरू मध्य यहाँ पर है। तो ये जो है श्रीलंका कहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है पाक जलडमरू मध्य? तो ये तमिलनाडु से सबसे नज़दीक पड़ता है। इसके बाद जो है इसमें थोड़ा देख लेते हैं, जो पाक जलडमरू मध्य है ये तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है। यह जलडमरू मध्य मन्नार व बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पाक जलडमरू मध्य है वो किन किन खाड़ियों के बीच में स्थित है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, डंकन पास। जो डंकन पास है किसके मध्य स्थित है? डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। कहाँ कहाँ? दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो जो डंकन पास है ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं वो एक दूसरे से किससे अलग हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है इसके, ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। किससे अलग हुए हैं? 10 डिग्री चैनल से अलग हुए हैं। आइए थोड़ा इसमें देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये पृथक करता है, कौन? 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जो हम हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर, 9000 मीटर। तो साथियों बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8848 मीटर, ठीक है। और ये जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। अगला जो है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और यह नेपाल हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल हिमालय में। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए ज़रा, जो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो साथियों जो हम लोग देखने वाले हैं, जो रेखा है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है ये जो है भारत के मध्य से गुजरती है।
जैसे मान लीजिए ग्लोब है हमारा, ये क्या है, ग्लोब है। तो यहाँ पर जो बीचों बीच जाती है तो इसी को बोलते हैं 0 डिग्री, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके बाद जो इसके नीचे से जाती है इसे बोलते हैं मकर रेखा, और ये जो है 23.5 डिग्री, इसे बोलते हैं मकर रेखा 23.5 डिग्री। जो यहाँ से जाती है भूमध्य रेखा के ऊपर से, ये भी जाती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है ये जो है भारत से होकर के जाती है, भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है। और जो मकर रेखा है ये जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। ठीक। इसके बाद जो है इसमें थोड़ा देख लेते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा, इसे को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो जल्दी से बताइए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। कौन सा सही है, झारखंड सही इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा इसमें मैप में देख लेते हैं। तो इसमें जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं, एक हो गया हमारा ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो ये कर्क रेखा है ये इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, या जो है देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो बताइए साथियों इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर पहला, जो ऑप्शन नंबर पहला इसका जो सही हो जाएगा, जो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, इसका आंसर यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या है कि जो कर्क रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, आप सबको पता है। इसके बाद देखते हैं, इसके कारण ही देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। किसके कारण, जो ये कर्क रेखा है वो मध्य भाग से गुजरती है भारत के, और इसके जो नीचे है वो नीचे का भाग कैसा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, वहाँ का जो भाग है वहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो कर्क रेखा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये किस शहर के पास से होकर गुजरती है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हैं इनके, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल या श्रीनगर। तो साथियों जो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा, भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा जब देखेंगे कि कौन सी जो है कौन सा शहर जो है कहाँ से गुजरता है तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो देखते हैं, जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। जो कर्क रेखा कौन सी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है। उपयुक्त भारतीय नगरों के अक्षांश इस प्रकार हैं। जो चेन्नई है, चेन्नई तमिलनाडु में है, और इसका जो ये कहाँ से गुजरता है, जो ये किस अक्षांश पे है, तो 13 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है ये चेन्नई है। अगला जो शहर है ये है कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है, और ये जो है 22 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है, ये जो है 23 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में है, ये 34 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो साथियों आपको आइडिया लग गया होगा कि जो भोपाल है, ये भोपाल जो है यही जो है कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है।
क्योंकि जो कर्क रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और 23.5 डिग्री के पास में क्या है, यही है 23 डिग्री 16 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भोपाल है, ये भोपाल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है यही जो है शहर जो इसके पास से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के निकट है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो साथियों जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, क्योंकि देखिए हमें आपको बता दें कि जो भूमध्य रेखा है ये पहले तो कर्क रेखा है, यहाँ पर ये कर्क रेखा है, फिर इसके बाद आती है भूमध्य रेखा और इसके बाद है मकर रेखा। तो जो भूमध्य रेखा है, जो हमारा भारत है, भारत हमारा ऐसे है, तो जो भारत हमारा ऐसे है, तो जो विशाखापट्टनम यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो विशाखापट्टनम है ये भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। जो भूमध्य रेखा है वो भारत से होकर नहीं गुजरती है। इसके बाद थोड़ा इसमें देख लेते हैं, जो अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर भारत के उपयुक्त नगरों की भूमध्य रेखा से निकटता का पता लगाया जा सकता है। थोड़ा जानकारी अगर होगी आपको कि जो ये शहर हैं ये किस अक्षांश पर जो है स्थित हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर के बारे में देखते हैं। श्रीनगर है ये 34 डिग्री 99 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कोलकाता जो है 22 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मुंबई जो है ये 18 डिग्री 96 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और विशाखापट्टनम है 17 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो साथियों देखिए ज़रा, जैसे ये भूमध्य रेखा है तो ये भूमध्य रेखा कहाँ पर है, 0 डिग्री पे। तो जब ऊपर जाएंगे तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसे हम चले जाएंगे ऊपर। तो सबसे पास में क्या पड़ता है, 17 डिग्री 42 मिनट। जो ऑप्शन दिए हैं इनके अनुसार से कौन सा सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। जो मन्नार की खाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में या कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो जो मन्नार की खाड़ी है दोस्तों ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के पूर्व में। जो मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। आइए देखते हैं, जो मन्नार की खाड़ी है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। हिंद महासागर का एक भाग है। जो मन्नार की खाड़ी है वो हिंद महासागर का एक भाग है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के राज्य के दक्षिण पूर्व में और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। और आगे जो है एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग कौन करता है। तो जो मन्नार की खाड़ी है और पाक की खाड़ी इनको अलग कौन करता है, तो ये जो है इनको अलग करता है आदम का पुल, आदम्स ब्रिज। कौन अलग करता है, आदम का पुल जो है ये मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। क्या क्वेश्चन, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कच्छ के रन जो कि जामनगर में है, राजकोट, जूनागढ़, भुज, जामनगर, भावनगर, सूरत। तो साथियों इसका आंसर जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा भावनगर, सूरत। जो खंभात की खाड़ी है कहाँ पर स्थित है, किसके बीच में है, तो भावनगर, सूरत के बीच में। देखते हैं थोड़ा इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जो खंभात की खाड़ी है ये भावनगर व सूरत के जिलों के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भावनगर व सूरत जिलों के बीच में स्थित है खंभात की खाड़ी। और जो खंभात की खाड़ी है ये कच्छ की खाड़ी जामनगर व भुज जिलों के बीच स्थित है। जो खंभात की खाड़ी है वो भावनगर व सूरत जिले के बीच स्थित है। जो कच्छ की खाड़ी है वो जामनगर व भुज जिलों के बीच स्थित है। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना कि क्वेश्चन बन सकता है कि जो कच्छ की खाड़ी है वो किन जिलों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जामनगर व भुज जिलों के बीच। आगे जो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, भारत का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है।
जो ऑप्शन दिए हैं इसके 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री पूर्वी देशांतर, 86 डिग्री पूर्वी देशांतर। साथियों इसको जो आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आइए थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। जो भारत का जो मानक समय है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है और जो भारतीय मानक समय रेखा है ये उत्तर प्रदेश के नैनी जो इलाहाबाद से होकर जाती है। तो ये रेखा कहाँ से जाती है? तो उत्तर प्रदेश के नैनी से जाती है, जो ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। तो साथियों इतना याद रख लेना कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से जाती है होकर के? तो ये उत्तर प्रदेश के नैनी से जाती है। आगे जो है हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो भारतीय मानक समय है, जो भारतीय मानक समय है ये भारतीय मानक समय IST, इसी को बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा? तो ये लीजिए, अब इसमें हमको निकालना पड़ेगा कि हांगकांग का सही मानक समय कौन सा है। तो साथियों देख लेते हैं, तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं, भारतीय मानक समय जो है 2.5 घंटे, माइनस में 2.5 घंटे है, भारतीय मानक समय प्लस 10 घंटे, भारतीय मानक समय माइनस 10 घंटे, या भारतीय मानक समय प्लस 2.5 घंटे। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय प्लस के 2.5 घंटे, यानी कि 2.5 घंटे आगे रहेगा इसका समय। हांगकांग का समय जो है 2.5 घंटे आगे रहेगा। आइए थोड़ा इसमें देखते हैं कि इसको निकालते कैसे हैं। तो जो भारत का मानक समय है, थोड़ा समझना जरा इसको, जो भारत का मानक समय है वो कितना है? तो वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, तथा हांगकांग लगभग जो है 117 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। जो समय, जो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और जो हांगकांग जो स्थित है वो 117 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अतः जो हांगकांग का जो मानक समय है भारत के मानक समय से लगभग 2 घंटे 18 मिनट आगे है। कितना आगे है? 2 घंटे 18 मिनट आगे है। अब हमें ये मालूम है कि जो 1 डिग्री देशांतर में, 1 अंश देशांतर या 1 डिग्री देशांतर में जो कितने का अंतर होता है? तो इसमें 4 मिनट का अंतर होता है। ये आपको पता होगा कि जो हमारा जो देशांतर रेखा है तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। इसके बाद तो इसलिए जो है जो हांगकांग का समय है वो कितना हो जाएगा? वो 2.5 घंटे आगे हो जाएगा। कितने घंटे? 2.5 घंटे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो हमने जो है बताया है पहले, आपको याद होगा तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, जयपुर, अहमदाबाद, कोलकाता, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो जो है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी या इलाहाबाद से गुजरती है। अगर ऑप्शन में दिया होता नैनी तो इसका आंसर नैनी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तब वहाँ पर जो है इलाहाबाद ना दिया होता, अगर नैनी केवल दिया होता तो इसका आंसर हो जाता नैनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरान की मानक समय, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है? जबकि भारतीय मानक समय 82.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन है 52.5 अंश जो है पूर्वी देशांतर, 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 102 डिग्री पूर्वी देशांतर और 112 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। जो भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। कितने से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है।
और जो ईरानी मानक समय है वो भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कितना पीछे है? 2 घंटे। अर्थात ग्रीनविच से 3.5 घंटा आगे है। 3.5 घंटा आगे का समय मतलब 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, क्योंकि जो है आपको पता है कि जो 1 डिग्री जो है देशांतर में कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का। इसलिए जो है ये ईरानी मानक समय जो है 52.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे हैं, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे हों, सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है, तो सौराष्ट्र में जो है सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? अगर जो है अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, 6:30 बजे प्रातः, 5:30 बजे प्रातः, 8 बजे प्रातः या 7 बजे प्रातः। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 बजे प्रातः। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। भारत का जो देशांतरी विस्तार है, आपको पता है कि जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अर्थात जो है अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और सौराष्ट्र जो है गुजरात में स्थित सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। सौराष्ट्र कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है और सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। अतः दोनों के मध्य जो है 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर का अंतर है। कितने का अंतर है? 29 डिग्री 18 मिनट का। जरा इसमें से थोड़ा घटाइए, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाइए, तो इसमें आंसर कितना वो आएगा, निकल के आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। और चूंकि यह जो है देशांतर में 6 मिनट, एक देशांतर में जो है 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। इसलिए जो है दोनों स्थानों के मध्य अंतर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 29 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 116 मिनट, अर्थात 1 घंटा 56 मिनट का होगा। चूँकि जो है पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होता है, अतः जो है जब हम अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे होंगे तो सौराष्ट्र में 1 घंटे 56 मिनट अर्थात लगभग 2 घंटे बाद 8 बजे प्रातः सूर्य उदय होगा। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने इसको कैसे निकाला है। एक बार अगर समझ में ना आया हो तो इसको दोबारा फिर से देख लेना।